जय हिंद फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 सीजी बोर्ड इकोनॉमिक्स का एक न्यू चैप्टर भाई, जो है क्या, फूड सिक्योरिटी। देखो यार, मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है तो आवाज़ में थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो उसको समझ लेना। अब जरा हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, हम लोग फूड सिक्योरिटी नाम से ये चैप्टर पढ़ ही क्यों रहे हैं, ये पहले बता देता हूँ। तो देखो, हमारे इतिहास में ना कुछ कुछ ऐसे ऐसे कांड भी हुए हैं जिसके कारण जो है हमें पहले से ही सतर्कता होने की ज़रूरत हो चुकी थी। देखिए, उसी का एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं क्या, बंगाल फेमाइन। अब ये बंगाल फेमाइन यानी कि वहाँ पर एक महामारी आई थी। अब ये महामारी थी क्या, तो वहाँ पर दोस्तों मतलब खाने तक के लिए लोगों के पास एक बूंद भी पैसा नहीं था, और वहाँ पर ना खाने तक के लिए कोई अनाज भी नहीं था। अब ये हुआ कैसे, तो पहले इसके पीछे का थीम समझते हैं, उसके बाद समझते हैं कि ये जो बंगाल फेमाइन था, इसमें और क्या क्या चीज़ें हुई जो जो हमारे इतिहास में काला धब्बा बनकर है, जिसे आज भी हम लोग सोचते हैं तो हमें फिर लगता है कि जो ब्रिटेन सरकार है वो कितना कुत्ता था। तो जरा हम लोग पहले समझते हैं। देखो, बंगाल फेमाइन जो है ना, वो 1943 में आया। कितने में आया भाई? 1943 में। अब इससे पहले क्या क्या चीज़ें हो रही थी, तो मैं पहले ज़रा समझा देता हूँ। देखो, 1942 में हमारे यहाँ चल रहा था क्या, सिविल डिसोबिएट मूवमेंट। सॉरी, 1939 के समय में जो है यहाँ पर ग्रेट डिप्रेशन ईयर आया था। ठीक है, कहाँ पर? ब्रिटेन वगैरह जितना भी आप जानते हैं उसमें। तो 1929 से ये 1934 तक चला, एकदम टर्बुलेंट टाइम। उसके बाद भी यह जो है ग्रेट डिप्रेशन ईयर हमें देखने को मिल ही रहा था, और जो है 1939 तक ये चलता है। अभी बेसिकली आपको याद इतना ही रखना है कि 1939 से 1934 तक ये जो है ग्रेट डिप्रेशन ईयर रहता है, क्योंकि आपके बुक में उतना दिया है, ज़्यादा दिमाग मत घुमाना, ठीक है। लेकिन मैं आपको और आगे की चीज़ें बताऊं तो 1939 तक यहाँ पर जो है ब्रिटेन कंट्री रहता है, पूरा बर्बाद हो जाता है। और 1939 में फिर यहाँ पर चालू हो जाता है क्या, वर्ल्ड वॉर टू। आपको जैसा पता है, हिटलर का आ जाते हैं और धाए धाए उड़ाना चालू कर देते हैं। अब 1939 से जो है 1945 तक क्या चलता है, वर्ल्ड वॉर चलता है। उसी के बीच का समय है, देखो देखो, अभी उसी के बीच का समय मैं आपको बता रहा हूँ 1943। तो आपके दिमाग में कुछ आया भाई? हाँ, वर्ल्ड वॉर का समय था। अब हुआ क्या यहाँ पर एक विसियस चेन बनने लगा लोगों के बीच। अब विसियस चेन क्या होता है, पहले समझ लो। देखो, जब ना कोई आदमी गरीब है ना, और जो आदमी गरीब से और गरीब होते जाता है, और उसका एक चेन बन जाता है जिससे वो कभी भी उभर नहीं पाता है। जैसे मान लो कोई आदमी गरीब है, और वो आदमी जो है और गरीब होते ही जा रहा है, और उसका जो परिवार है कभी भी गरीबी से अमीर हो ही नहीं पा रहा है ना, कोई एजुकेटेड हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि पैसा नहीं है तो एजुकेशन नहीं आएगा, और एजुकेशन नहीं आएगा तब तक आप जो है किसी भी मतलब अमीर नहीं हो सकते, है ना। तो अमीर नहीं हो रहा है, तो वो एक चेन बन जाता है जिसे हम लोग विशियस चेन बोलते हैं, जो ऑब्वियस सी बात है फार्मर्स में देखने को मिलता है। जैसे आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, जैसे आपको एग्जाम्पल में लिखने को आ गया कि डेब्ट ट्रैप के बारे में लिखिए। अब डेब्ट ट्रैप होता क्या है, तो उसमें होता है ये, जो लैंडलॉर्ड रहता है वो आदमी को कर्ज देता है, किसके लिए? फार्मर को, किसी फार्मर को जो है कर्ज देता है कि तुम भाई जाओ, अभी तुम अपना फसल के लिए कर्ज ले लो, फिर मुझे कर्ज वापस कर देना। लेकिन अगर मान लो किसी फ्लक्चुएशन के कारण, है ना, किसी वेदर में, क्लाइमेट में फ्लक्चुएट होने के कारण वहाँ पर जो है उसका जो क्रॉप रहता है वो ग्रो नहीं हो पाया, वो क्रॉप जो है मर गया। अब वहाँ पर वो क्रॉप को जब तक बेचेगी नहीं, तब तक वो उस कर्ज को वापस नहीं करेगी, और कर्ज दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। अब फिर वो फिर से क्या करेगी, अनाज बोने के लिए कर्ज लेगी। अब वहाँ पर जब वो कर्ज लेती है तो बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाता है, और जो ग्रो किए रहती है वो जितना भी अनाज, उसको जब बेचती है तो जितना वो अनाज के प्रति पैसा लगाती है, वो पूरा जो है वो कर्ज में दे देती है। मतलब वो औरत कहाँ की कहाँ रह गई, मतलब वो आदमी वहीं का वहीं रह गया, यानी कि वो कभी भी उभर नहीं पाया। तो इस चेन को क्या बोला जाता है, ये इसी का एक चेन बन जाता है जिसे हम लोग विशियस चेन बोलते हैं। अब उस समय हो ये रहा था, विशियस चेन बन रहा था बहुत लोगों में, कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं वो सब पैसा दे रहे हैं। और यहाँ पर दो एक चीज़ और होती है कि लैंडलॉर्ड जो है ना, पूरे अनाज को क्या कर रहे थे, अपने पास जमा कर रहे थे, और जमा करके क्या कर रहे थे, उसको जमा कर लेते थे, उसको ब्लैक में बेचते थे। यानी कि जो अमीर लोग हैं ना, उन लोग को ज़्यादा पैसे में बेचते थे, और गरीब लोग के पास खाने के लिए कुछ भी पैसा नहीं बचा था। तब भारत सरकार जो है क्या करती है, ब्रिटेन वाले लोग को बोलती है कि भाई तुम हमारे यहाँ से अनाज मत लगो, यहाँ पे गरीबी में आटा गिला हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, और वर्ल्ड वॉर टू में उन लोग के पास कुछ अनाज नहीं था। अब उस समय ब्रिटेन का सरकार था भाई, तो जानते हो चोटे लोग का बस चुराने का काम है, कोहिनूर का हीरा तो चुरा के लेके गए हैं। और अपने समय में जितने भी हैं तो भिखारी कबाड़ी लोग हम लोग के यहाँ से खाना चुरा के ले गए हैं, और आज हम लोग को गंवार बोलते हैं। उन बैलों को ना एक बार आ तो जाएगा, आप बार समझा देते हैं उनको अच्छे से, ब्रिटेन वाले लोग को एक आध घाव कोनो छिलल गुर्दा मिल जाए, मजा आ जाएगा, ठीक है। वो बहुत कुत्ते हैं इन लोग, बता रहा हूँ, किसी के नहीं हुए रे इन लोग, कुकुर लोग। ये लोग क्या किए, हम लोग का पूरा अनाज लेके गए, हम लोग के यहाँ जितने लोग इतने आदमी लोग मर रहे हैं। अब जब युधिष्ठिर चर्चियन जी को जो है यहाँ से फ़ोन लगा के बोला जाता है ना, माउंटबेटन जी थे उस समय, माउंटबेटन बोलता है कि युधिष्ठिर चर्चियन को, देखो भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमाइन पड़ रहा है, लोग एकदम हद से ज़्यादा मर रहे हैं। तो युधिष्ठिर चर्चियन क्या बोला पता है, वहाँ का जो प्रेसिडेंट था वो, कि गांधी अब तक क्यों नहीं मरा। देख रहे हो चोटे को, वही वो आदमी है जो हमारे महात्मा गांधी को क्या बोल रहा है,
गांधी अब तक क्यों नहीं मरा, इतने लोग मर गए, गांधी अब तक क्यों नहीं मरा बोला। अब देखो ये चोट्टे लोग का नियत देखो कितने खराब है। ये लोग जानते थे कि अगर गांधी जी नहीं रहे तो हम लोग का तो कोई बेड़ा पार करने वाला है नहीं, बेड़ा पार नहीं होगा, फिर से हम लोग उन लोग डिक्टेटर बन के रहेंगे और हम लोग फिर भी गुलाम बन के रहेंगे। और आजकल के बैलों को तो इतना समझ नहीं आता, गांधी को गाली देते। अरे भाई अगर गांधी नहीं रहता ना तो हम लोग आज भी गुलाम रहते यार, हम लोग आजाद नहीं हो पाते। भाई गांधी को गाली मत दिए करो, तुमको भगवान जाने कहाँ भेजेगा बैलों। गांधी जो किया है तुम खुद सोच के देखो, भगत सिंह थे, भगत सिंह आए और मर गए, ठीक है, भगत सिंह का कुछ होना जाना वाला है नहीं। लास्ट तक चला तो कौन चला, सिर्फ गांधी जी, शुरुआत से लास्ट तक सिर्फ गांधी जी चले। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू तो बाद में आए, है ना, और सुभाष चंद्र बोस बीच में एक ग्लिम्स देने के लिए आए थे, ठीक है, हिटलर विटलर के समय में, लेकिन लास्ट तक गांधी ही चले थे। और गांधी जी की बदौलत फिर ये जो फेमाइन रहता है इसमें हम लोग काबू पा लेते हैं। और यहाँ से हम लोग ने एक सीख ली कि हमें जो है फूड की सिक्योरिटी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए हम इस चैप्टर को अभी पढ़ रहे हैं। अब फूड सिक्योरिटी के लिए 3 चीज़ें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसे हम लोग को जानना जरूरी है। फर्स्ट तो क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड होना चाहिए, यानी कि हमारे पास भरपूर मात्रा में फूड होनी चाहिए। दूसरी बात एसेसिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो लोगों तक पहुंचाया जा सके, लोगों तक पहुंचाया जा सके। और अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी कि जब लोगों तक पहुंचा दिया जा सके, पहुंचा दिया जाए तो वो लोग उसे जो है अफोर्डेबल प्राइस में खरीद सके। इसीलिए जो है हम लोग ने ये 3 चीज़ें बोली है। क्या क्या बोला भाई, तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड होनी चाहिए, एसेसिबिलिटी होनी चाहिए और अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड होनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूँ भाई, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट 3 चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग अभी विस्तार से जानेंगे। तो ये पहले चीज़ हमने क्या बोला कि अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए ना, सॉरी, हम लोग के पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी है ना। और दूसरी चीज़ क्या बोले मैंने कि ये जो है एसेसिबिलिटी होनी चाहिए, लिटी, है ना। तीसरी चीज़ होनी चाहिए हमें अफोर्डेबिलिटी, बिलिटी, है ना। देखो अफोर्डेबिलिटी, ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। अब जरा 3 चीज़ों को ज़रा समझते हैं। देखो अवेलेबिलिटी के लिए हम लोग क्या किया किया, हम भारत सरकार ने जो है अनाज पाने के लिए क्या क्या चीज़ें की, अब जरा हम लोग समझते हैं। देखो भारत सरकार ने अनाज को अपने तक लाने के लिए पहले बफर स्टॉक बताया। अब बफर स्टॉक क्या होता है, जो जैसे हम लोग को पता है, जैसे हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। देखो छत्तीसगढ़ में धान को 2800, अभी तो खैर मोदी बोला है कि मोदी सरकार जी ने बोला है कि 31 रुपये कुंटल में धान लेंगे करके। तो वो जो धान हम लोग से लेते हैं वो क्यों लेते हैं भाई, हम ही लोग को बांटने के लिए लेते हैं। यानी सरकार जो है ना हमसे वो धान लेगा और उसको क्या करेगा, बफर स्टॉक बनाएगा। अब बफर स्टॉक क्या होता है, तो आपने देखो जो मंडी रहता है, मंडी में पूरा धान को रखा जाता है, उसके बाद एक जगह जाकर डिपॉजिट किया जाता है, तो उसका स्टॉक यानी कि अनाज का जो स्टॉक बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसे ही क्या बोला जाता है, बफर स्टॉक। तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी के लिए सरकार ने क्या किया, बफर स्टॉक बनाया। क्या बनाया, बफर स्टॉक, बफर स्टॉक, ठीक है, बफर स्टॉक, ठीक है। ये बफर स्टॉक बनाया गया किसके द्वारा, क्या बोलते हैं, सरकार के द्वारा। अब देखो ये सारी चीज़ें जो हैं आ कब से रहे, तो मैं जरा आपको बता देता हूँ कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहली बार 2012 में एक्ट पास किया गया था कि राइट टू फूड, यानी कि आदमी को हक होना चाहिए खाने का भरपूर मात्रा में। तो 2012 में ये जो है आया, और उसके बाद 2013 में पूरे भारत में जो है लागू हो गया था, छत्तीसगढ़ में 2012 में आया था, ठीक है, ठीक है। तो ये बफर स्टॉक है, ये सब चीज़ें जो इसी के अंदर आती है। अब देखो बफर स्टॉक है, मैंने बताया कि मंडी में जो है पूरे धान को लाया जाता है। उसके बाद एसेसिबिलिटी यानी लोगों तक इसे हम पहुंचाया कैसे जा सके, तो इसके लिए उन्होंने क्या बनाया, फेयर प्राइस शॉप बनाया। क्या, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चालू किया, पीडीएस चालू किया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें उन्होंने फेयर शॉप बनाया। क्या बनाया, फेयर प्राइस शॉप, यानी कि लोगों को एकदम कम मात्रा में, मतलब कम पैसे में क्या मिल जाए एकदम कम पैसे में उन लोग को क्या मिल जाए भाई, पूरी तरीके से जितना भी अनाज है वो सारी चीज़ें मिल जाए। तो पीडीएस के तहत उन्होंने फेयर प्राइस स्टॉक बनाया, जैसे आज हम लोग कोटा के नाम से जानते हैं। जो कोटा रहता है वहाँ पे आप सब जानते हो कि गरीबी रेखा वाले लोग को क्या मिलता है, चावल वगैरह मिलता है। तो ये जो है फेयर प्राइस शॉप है, पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें पब्लिक लोगों को क्या किया गया था, फूड डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है किसके अंदर आती है, आपके एसेसिबिलिटी के अंदर, यानी कि जो एसेसिबिलिटी है मैंने जो बोला ना भाई, ये सब चीज़ जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फेयर शॉप में आता है, ठीक है। अब अफोर्डेबिलिटी के लिए क्या किया गया, तो कोटा में ना एकदम
मैं आपको बता रहा हूँ 1 रुपये किलो में चावल मिलता है, ठीक है। तो यही जो है अफोर्डेबल, यानी हमें अफोर्डेबल प्राइस में देने के लिए इन्होंने क्या किया, इतने प्राइस को कम किया। यानी सरकार जो है हमसे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या खरीदती है, बहुत ज़्यादा पैसे में हमसे अनाज खरीदती है और उसे ही हमें जो है बहुत कम मात्रा में देती है, ताकि लोग जो है उभर कर आएँ, ठीक है। मतलब लोग जो है थोड़े से और उभरे, यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं वो लोग थोड़े से अपने खाने पीने के लिए ठीक रखें, ठीक है। लेकिन इतना सब चीज़ करने के बाद भी भारत ने एक चीज़ नोटिस किया कि लोग खा तो रहे हैं लेकिन उन्हें न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिल पा रहा है। यानी कि मान के चलो, अगर आप कितना भी खा लो, है ना, कितना भी खा लो, भात खा लो, मतलब चावल खा लो, तुम जो भी खा लो, लेकिन जब तक तुम अगर यार एकदम तुमको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा ना, तो तुम मरे टाइप से रहोगे। कैसे? देखो, हमें नॉर्मल आदमी को कम से कम 2100 कैलोरी जो है क्या चाहिए था, कैलोरी हमें एनर्जी चाहिए रहता है, और जो मजदूर रहता है, लेबर, वो ज़्यादा काम करता है, इसलिए उसे कैलोरी, इतना कैलोरी जो है क्या चाहिए रहता है, न्यूट्रिशन चाहिए रहता है। अब देखो, तुम अगर मान लो चावल ही बस खा रहे हो यार, मान लो चावल के साथ तुम चटनी खा रहे हो, तो तुम्हें क्या, तुम्हें लगता है कि 2100 कैलोरी जो तुम्हें मिल जाएगा? नहीं। न्यूट्रिशनल फूड के लिए कम से कम आपके पास कोर्स ग्रेन होना चाहिए, यानी कि जो पल्सेस रहती है, यानी दालें रहती है, वो सब होनी चाहिए। दूसरा चीज़ कि आपके पास जो है भरपूर मात्रा में सब्जी भी होनी चाहिए, और उसके बाद जो है आपके पास चावल भी होने चाहिए, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन और एनर्जी आपको मिलेगा तो वो दाल से मिलेगा, यानी पल्सेस से मिलेगा। तो पल्सेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो फिर गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अरे यार, हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ना ये सब चीज़ें भी भरवा देते हैं, यानी कोर्स ग्रेन। अब वहाँ से फिर एक चीज़ आती है कि हमें जो है फिर वहाँ पर वीट लेने लगे, ठीक है। पहले तो यहाँ पे चावल वाला ही सिस्टम था, उसके बाद फिर पंजाब से जो है, हरियाणा वगैरह से वीट वगैरह भी लेने लगे, और फिर लोग जो है पल्सेस भी उगाने लगे कि पल्सेस भी हमारे यहाँ कोट मतलब बफर स्टॉक में खरीदे जा रहे हैं, इसलिए वो लोग क्या करने लगे, पल्सेस भी ग्रो करने लगे। तो इस तरीके से जो है न्यूट्रिशनल फूड जो है हमें हम लोगों तक जो है गवर्नमेंट पहुंचाने की पूरी तरीके से कोशिश करती है, और यहाँ पर यही सारी चीज़ें हो जाती है। अब ये सब चीज़ जो है हमें एनजीओ, जो सर्वे किया जाता है एनजीओ वगैरह के द्वारा, एनएसएसओ के द्वारा, तो वो सब चीज़ों में हम लोग को पता चल जाता है। अब यहाँ पर हम लोग ने, भारत सरकार ने पूरा न्यूट्रिशनल ग्रेन, कोर्स ग्रेन, ये सब चीज़ जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डाला। तो उसके बाद एक और प्रॉब्लम आ रहा था कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें होने के बाद भी जो हमारे यहाँ के जो चाइल्ड्स है ना, चिल्ड्रंस तक ये सारी जो फैसिलिटीज़ है नहीं पहुँच पा रही थी। तो इसके लिए जो भारत सरकार है, उन्होंने क्या लाया, एक और स्कीम लाया, जिसे हम लोग बोलते हैं ICDS। क्या बोलते हैं? ICDS, यानी कि क्या बोलते हैं, इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो ये जो इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है ना, इसके तहत जो है भारत सरकार ने मिड डे मील लाया और आंगनबाड़ी खोला। अब ये दोनों क्या है, तो जरा आप लोग को मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो रहता है ना, तो इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर आंगनबाड़ी और मिड डे मील लाया गया। अब आंगनबाड़ी क्या है, तो भाई आंगनबाड़ी मतलब जो आप नर्सरी वर्सरी, जो शहरिया वाले लोग नर्सरी वर्सरी पढ़ाते हैं ना, तो गांव में जो है, गांव में आंगनबाड़ी खोला गया। आंगनबाड़ी में जो है बच्चे जाते थे और वहाँ पर खेलते कूदते थे, उनका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों किया जाता है। हम सब में से मैं भी गया हूँ भाई आंगनबाड़ी, तुम लोग का नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों का क्या होता है, थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद जो है दोपहर के समय उनको खाना दिया जाता है अच्छे तरीके से, न्यूट्रिशनल फूड वहाँ पर, और उसके बाद जो है उन्हें घर भेज दिया जाता है। तो आंगनबाड़ी में ये सिस्टम है। उसके बाद दूसरा चीज़ ये है मिड डे मील। मिड डे मील माने यहाँ दोपहर भात वाला, ठीक है, थारी बजा जाओ वाला, लोटा थारी धर के जाओ, तो थारी बजा जाओ वाले में जो भतकौवा स्कूल बोलते हैं, तो वहाँ पर बच्चों को क्या दिया जाता है, फूड दिया जाता है सरकारी स्कूल में, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, मिड डे मील हो जाएगा। तो इतना सब चीज़ आपको समझ आ गया कि मिड डे मील है, ये सब चीज़। अब इसके बाद भारत सरकार ने फिर इसको कैलकुलेट करने के लिए कि भाई हमारे यहाँ के जो चिल्ड्रंस हैं, ये सब चीज़ जो है डेवलप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए भी NSO, NGO और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रहता है, वो एक नया चीज़ लाता है जिसे हम लोग बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। क्या बोलते हैं? बॉडी मास इंडेक्स, यानी BMI। ये क्या भाई? BMI क्या नया भला आ गया? बॉडी मास इंडेक्स। तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या है, पतला, मतलब बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कुपोषित है, या फिर या फिर एक अच्छा वेल बींग है, या फिर थोड़ा ज़्यादा मतलब और ज़्यादा हेल्दी है। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो जो बॉडी का वेट है भाई, बॉडी का वेट अपॉन का क्या कर देना है, आपके हाइट का स्क्वायर कर देना है। मान लो किसी बच्चे का हाइट जो मतलब किसी बच्चे का वजन जो है 60 किलो है, और वो 2 मीटर ऊंचा है, यानी 2 मीटर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा क्या, 60/4। ये इसको काटेंगे तो आएगा 1/5, 1.5, सॉरी 15। अब जब ये 15 आया,
तो इससे हम लोग फिर अब यहाँ पर आपको चार्ट दिया, आप अपने बुक में देख सकते हैं कि कितने से कितने किलो को कम वाले लोग को ज़्यादा क्या बोलेंगे, पोषित बोलेंगे, कितने को अच्छा बोलेंगे और कितने को फैटी बोलेंगे। तो ये जो है ऐसा टाइप का कैलकुलेट करते हैं। आपको बस फुल फॉर्म याद रखना है, ज़्यादा डीप में मत जाओ। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, क्या होता है बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? तो बेसिकली ये एक भाई ऐसा पूछ दिया कि व्हाट इज बॉडी मास इंडेक्स, तो बॉडी मास इंडेक्स एक जरिया है जिसके द्वारा हम कैलकुलेट करते हैं क्या, लोगों की वेट, और उससे हम लोग पता लगाते हैं कि हमारे जो कंट्री है उसके उसमें डेवलप्ड पीपल कितने हैं, यानी उस लोगों के बीच जो है हेल्दी है कि नहीं, लोग जो है हेल्दी है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आ गया। अब जरा हम लोग एक बार थोड़ा क्विक जो है इस चैप्टर का पूरे का क्या ले लेते हैं, रिकैप ले लेते हैं। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। अच्छा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में बस यही आपको पता करना है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी जो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया है ना वही देखता है कि सारे बफर स्टॉक में बरोबर मात्रा में अनाज है कि नहीं। ठीक, अब अलग अलग राज्य में अलग, जैसे छत्तीसगढ़ में बफर स्टॉक में 31 रुपये धान अभी होने वाला है। ठीक है, अब करेगा, ठीक है, मोदी सरकार बोला है तो करेगा। ठीक है, तो ये है, और अलग अलग जगह का अलग अलग, जैसे पंजाब में जो है वीट वगैरह को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अब देखो दोस्तों, इसके पीछे आपको एक लॉजिक भी बताता, देखो अगर मान लो आपका अनाज जो है चावल के पीछे आपको पीडीएस मिल रहा है, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वो जा रहा है, तो अब हो गई कि ना जो लोग हैं ना वो ज़्यादातर जो है अनाज में चावल ही बोएंगे। जैसे छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर मेन क्रॉप क्या हो जाता है, चावल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये बफर स्टॉक में लिया जाता है इसलिए। ठीक है, तो वैसे ही भारत सरकार ने भी दिमाग लगाया और उसी न्यूट्रिशनल ग्रेन को भी किस में लाया है, अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लाया, और उसके बाद फिर वो क्या बन गया, बफर स्टॉक में चला गया। अब फिर उसको देखकर फिर लोग चना गेहूं ये सब चीज़ें भी बोने लग गए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, कोर्स ग्रेन में भी डेवलपमेंट हुआ। तो ये अलग पर्सपेक्टिव है। मैंने इस चैप्टर का आपको सारी चीज़ें बता दी है, और इससे नल्ला नल्ला टाइप का छोटा छोटा सवाल पूछते हैं तो आपके बन जाएगा। तो भाई ये वाला जो चैप्टर आपका पूरा खत्म होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।